नमस्कार, मैं हूं रवि और आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्लासिफाइड विजडम में बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी को मेरी फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन से शुरुआत की और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारणों के ऊपर डिटेल में बातचीत की। आज ये उसी सीरीज की सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम फ्रांस के कुछ ऐसे इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे जिन्हें शायद समय रहते समझा और न्याय के साथ सुलझा लिया जाता तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी घटना शायद टाली जा सकती थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये बात है 1774 की, जब फ्रांस की गद्दी पर एक नया राजा बैठा, लुई द 16। अब कहने के लिए तो एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, यानी कि निरंकुशवादी राजा था जिसके डिसीजंस के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन देखा गया कि लुई द 16 एक बहुत ही कमजोर और इनडिसाइसिव लीडर साबित हुआ। अक्सर लुई द 16 ने फ्रांस की इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए सर्टेन डिसीजंस लिए, और जब इसमें एलीट वर्ग से प्रेशर पड़ा तो इसने अपने ही डिसीजन से बैकफुट ले लिया। लुई द 16 जब फ्रांस की गद्दी पर बैठा तो फ्रांस की जो ट्रेजरी है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो थे, यानी खर्चे जो थे, वो उसकी इनकम से ज्यादा हो गए थे। लुई द 16 ये समझ गया कि अगर जल्द ही कुछ रिफॉर्म्स नहीं लाए गए फ्रांस की इकोनॉमिक हालात को सुधारने के लिए, तो गवर्नमेंट को सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए इसने 1774 में एक नए फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया, जिसका नाम था जैक टर्गो। जैक टर्गो काफी मॉडर्न विचारों का व्यक्ति था और एनलाइटनमेंट के आइडिया से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। टर्गो ने सर्टेन डिसीजंस लिए फ्रांस की जो फाइनेंशियल हालत है उसे सुधारने के लिए, जिसमें पहला रिफॉर्म था फ्री ट्रेड इन ग्रेन, जो इसने अपॉइंट होते ही 1774 में लिया। अब फ्रांस में जो ग्रेन्स हैं उनकी बाइंग और सेलिंग में गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कि कौन अनाज खरीद सकता है और कौन अनाज बेच सकता है, और उसके प्राइजेस भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। इस रिफॉर्म के पीछे टर्गो का ये गोल था कि अगर हम फार्मर्स को ये राइट दे दें कि वो खुद से ही ग्रेन्स को उगाकर बेच सके मार्केट में, तो एक तो फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा बेहतर हो जाएगी, जिससे कि वो और ज़्यादा हार्वेस्टिंग के लिए और ज़्यादा खेती बाड़ी के लिए इनकरेज होंगे। और उसी के साथ साथ जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो शॉर्टेज है फ्रांस में ग्रेन्स की, वो भी स्टेबलाइज हो जाएगी और फ्रांस में थोड़ा खुशहाली आएगी और इकोनॉमिक बैलेंस थोड़ा बनेगा। लेकिन 1775 में जो खेती बाड़ी है वो बहुत खराब हुई फ्रांस में, हार्वेस्टिंग बहुत खराब हुई फ्रांस में, और इसी के चलते फ्रांस में राइट्स हुए और एक युद्ध हुआ जिसे फ्लावर वॉर कहा गया 1775 का। और आम जनता ने भी टर्गो को ही इस सिचुएशन का जिम्मेदार माना। इसके बाद टर्गो ने जो सेकंड रिफॉर्म किया वो था टैक्स रिफॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांस का जो टैक्स सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव था। इसको देखते हुए टर्गो ने सुझाव दिया कि जो टैक्स है वो सिर्फ कॉमन पीपल से ना लेकर सारे के सारे जो स्टेट हैं, तीनों की तीनों, क्लर्जी, नोबल और कॉमन पीपल, उनसे उनकी वेल्थ के आधार पर टैक्स लिया जाए, तो फ्रांस की जो हालात है फाइनेंशियल वो सुधर जाएंगी और इनइक्वालिटी भी थोड़ा कम होगी। लेकिन इस डिसीजन के कारण टर्गो का बहुत ज्यादा बहिष्कार हुआ नोबल और क्लर्जी के द्वारा। जो इसका थर्ड रिफॉर्म था वो था अबोलिशन ऑफ कॉर्वी। जो कॉर्वी है उसका मतलब है फोर्स लेबर। फ्रांस में
रोड कंस्ट्रक्शन और पब्लिक वर्क के लिए पीजेंट्स और वर्कर्स को काम में लिया जाता था और उन्हें इसके बदले कोई भी सैलरी या वेजेस नहीं दिए जाते थे, जो बहुत ही अनजस्टफुल लॉ था, यानी अन्यायपूर्ण भरा नियम था। टर्गो इस कॉर्वी को खत्म करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था और उसके बदले उसने एक नया आइडिया दिया। उसने बोला जो लैंड ओनर हैं उनसे टैक्स लिया जाए और इस टैक्स के थ्रू रोड कंस्ट्रक्शन और पब्लिक वर्क करा जाए, जिसके कारण जो लैंड ओनर्स हैं वो भी टर्गो से खफा हो गए। इसका जो फोर्थ रिफॉर्म था वो था कटिंग एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसा कि जो ट्रेजरी है फ्रांस की वो पूरी तरह से खाली थी और गवर्नमेंट काफी बार देखा गया कि फिजूल खर्ची कर रही थी, स्पेशली जो फेस्टिवल्स मनाए जाते थे फ्रांस में उसके ऊपर। तो टर्गो ने ये सुझाव दिया कि गवर्नमेंट को अपनी जितने भी फजूल खर्चे हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए और जितना पॉसिबल हो सके अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा टर्गो साइंस और इनोवेशन का बहुत ज्यादा हिमायती था। टर्गो का ये मानना था कि फ्रांस को साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की ओर काम करना चाहिए। वो कहता था कि लोगों को रीजंस, तर्कों पे बात करनी चाहिए, ना कि ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास पे बात करनी चाहिए। टर्गो का ये भी मानना था कि जो भी गवर्नमेंट पोजीशंस हैं उसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि बर्थ प्रिविलेज के आधार पे। अब ये कुछ डिसीजंस थे टर्गो के जो उसने फ्रांस में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उसका एलीट वर्क की तरफ से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इसके कारण लुई द 16 ने उसे 1776 में डिसमिस कर दिया और एक नए व्यक्ति को टर्गो की पोजीशन में बिठाया जिसका नाम था नेकर, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो टर्गो के बाद जो व्यक्ति आया वो था नेकर, जिसे 1777 में अपॉइंट किया गया। नेकर बेसिकली प्रोटेस्टेंट था और फ्रांस में ये नियम था कि जो भी व्यक्ति रोमन कैथोलिक चर्च पे बिलीव नहीं करता उसे मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, इसलिए नेकर को कंट्रोलर जनरल बनाया गया। नेकर ने जब अपनी पोजीशन संभाली तो नेकर ने बेसिकली 3 रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। सबसे पहला जो आर्गुमेंट था नेकर का वो था टैक्स रिफॉर्म के ऊपर। जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि टैक्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा अनजस्ट था फ्रांस का और अनइक्वालिटी भरा था, जिसके कारण सारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हो रही थी। तो उसी के ऊपर नेकर ने भी बात की और नेकर ने बोला कि अब टैक्स बढ़ाना कॉमन पीपल के ऊपर पॉसिबल है ही नहीं, उनकी ये पोजीशन ही नहीं है कि वो इससे ज्यादा टैक्स पे कर सके। इसकी बजाय एक इवन टैक्स लगाया जाए सभी स्टेट के लोगों के ऊपर, ताकि फ्रांस का इकोनॉमिक हालत जो है वो थोड़ी बेहतर करी जाए। जो इसका दूसरा सुझाव था वो था बोरोइंग ऑफ मनी का। नेकर का ये कहना था कि जब तक हम फ्रांस की इकोनॉमिक हालत को थोड़ा स्टेबलाइज नहीं कर देते तब तक फ्रांस अपने पड़ोसी जो देश हैं उनसे थोड़ा पैसा बोरो करे, उधार में ले, और जब थोड़ा स्टेबल हो जाए फाइनेंशियल सिचुएशन तो फिर हम वो पैसा अपने पड़ोसी देशों को लौटा दें। जो इसका थर्ड आर्गुमेंट था वो था कंट्रोलिंग पार्लियामेंट पावर्स, जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। नेकर ने बोला कि जो पार्लियामेंट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो कई बार जो किंग है उसके डिसीजन को ओवरराइड कर जाती है और किंग प्रॉपरली मजबूत फैसले नहीं ले पाता। तो नेकर का ये सुझाव था कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है
और इसमें जो कॉमन पीपल हैं उनकी भी भागीदारी और बेहतर करने की जरूरत है, जिसके कारण नेकर का भी बहुत विरोध हुआ अलीट वर्ग के द्वारा और नेकर को भी उसके पद से डिसमिस कर दिया गया। और उसके बाद जो थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर आया वो था कैलोन। अब शुरुआती दौर में कैलोन जो है वो काफी लिबरल रहा, लेकिन जैसे जैसे उसने फ्रांस की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखा तो वो समझ गया कि सख्त निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कैलोन ने भी टैक्स रिफॉर्म की बात की, जिसमें इसने भी बोला कि बाकी जो दो स्टेट हैं नोबल और क्लर्जी जो टैक्स पे नहीं करते उनसे भी टैक्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए इसका भी बहुत क्रिटिसिज्म किया नोबल्स और क्लर्जी ने, और इसे भी डिसमिस कर दिया। अब जब राजा द्वारा अपॉइंटेड सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट ने डिसमिस कर दिया तो राजा ने 1787 में नोटेबल्स यानी कि कुलीन वर्ग के लोगों की एक असेंबली बुलाई। इस असेंबली में राजा ने महल के कुछ खर्चों को कट डाउन करने की बात करी और फ्रांस में सर्टेन फाइनेंस रिफॉर्म्स लाने की बात रखी, लेकिन नोटेबल्स ने राजा को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया और राजा को समझ आ गया कि नोटेबल्स सुधार के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है, और अंत में राजा ने थक हार कर 1789 में स्टेट जनरल का अनाउंसमेंट कर दिया। अब ये जो स्टेट जनरल है ये एक तरह की असेंबली थी जिसमें तीनों स्टेट क्लर्जी, नोबल्स और कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव आते थे, और जो देश में कोई भी नए लॉ बनने हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते थे। अब ये जो स्टेट जनरल है ये इससे पहले 1614 में अरेंज करी गई थी। इस बात से हमें ये समझ आ रहा था कि फ्रांस में बर्बन फैमिली का राजा लुई द 16 अब कमज़ोर पड़ रहा है और उसे आम जनता की मदद की ज़रूरत है। अब हम स्टेट जनरल के बारे में पढ़ेंगे। अब मई 1789 में फ्रांस के शहर वर्सिल्स में जहां राजा का ऑडिटोरियम था वहां स्टेट जनरल का गठन किया गया, जहां तीनों स्टेट नोबल, क्लर्जी और कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव ने आना था फ्रांस की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कि उसे कैसे बेहतर किया जा सके और किन किन रिफॉर्म्स को लाने की ज़रूरत है। इसमें जो फर्स्ट स्टेट था वो था क्लर्जी का यानी कि चर्च का, जिसके लगभग 1 लाख लोग फ्रांस में थे और इनका रिप्रेजेंटेशन 303 लोगों ने करा। जो सेकंड स्टेट थी वो थी नोबल्स की, जिनके लगभग 5 लाख लोग रहते थे फ्रांस में और 291 लोगों ने इनका रिप्रेजेंटेशन करा। जो थर्ड स्टेट थी वो थी कॉमन पीपल की, जिसमें 95% जनसंख्या फ्रांस की थी और 610 रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिन्होंने कॉमन पीपल का रिप्रेजेंटेशन किया। तो टोटल डेलीगेट्स की संख्या थी 1204। अब जो राजा है उसने सिर्फ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए ही इस स्टेट जनरल को बुलाया था, लेकिन जो कॉमन पीपल थे वो अपने साथ एक बुक ऑफ ग्रीवेंसेस लेकर आए, यानी शिकायत की एक किताब लेकर आए जहां पर ये सर्टेन डिमांड्स के साथ आए। जो इनकी पहली डिमांड थी वो थी इक्वल राइट टू वोट। अब इस स्टेट जनरल के थ्रू कोई भी लॉ बनाने का नियम ये था कि हर एक स्टेट का सिर्फ एक ही वोट काउंट होता था,
यानी कि जो 303 रिप्रेजेंटेटिव हैं ये मिलकर सिर्फ एक वोट बनाते थे, 291 रिप्रेजेंटेटिव मिलकर सिर्फ एक वोट बनाते, और कॉमन पीपल के 610 लोग मिलकर भी सिर्फ एक वोट बनाते, जिससे कि क्लर्जी और नोबल हमेशा मेजॉरिटी में ही रहते और कॉमन पीपल हमेशा माइनॉरिटी में ही रहते। तो कॉमन पीपल की डिमांड थी कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट काउंट हो, जिससे कि एक फेयर सिस्टम बनाया जा सके। इनका जो दूसरा डिमांड था वो था टैक्स रिफॉर्म के ऊपर, जिसकी बार बार हमने पहले भी बात की कि किस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर जितने बदले फ्रांस में उन सभी ने टैक्स रिफॉर्म की बात की। सेम बात कॉमन पीपल ने भी की कि जो टैक्स है उसे न्यायपूर्ण और इक्वालिटी वाला बनाया जाए, जिससे कि हर एक स्टेट के लोग टैक्स पे करें और सिर्फ कॉमन पीपल के ऊपर टैक्स का बर्डन ना रहे। इनकी जो थर्ड डिमांड थी वो थी इक्वालिटी बिफोर लॉ। कॉमन पीपल का ये कहना था कि कानून के आगे हर किसी का इक्वल राइट होना चाहिए और हर किसी को कानून के आगे एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए, ना कि उसके ओहदे के आधार पर। इनका जो फोर्थ डिमांड था वो था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक लिखित संविधान जो कॉमन पीपल के हक की भी बात करे। इसके अलावा इन्होंने जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, यानी कि सामंतों के पास जो विशेषाधिकार थे, उनके खात्मे की बात करी। इसके अलावा इन कॉमन पीपल ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस की भी बात की। इनका कहना था कि बोलने की और स्वतंत्रता से लिखने की हर किसी को आज़ादी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी एंड फेयर वेजेस की भी बात की। कॉमन पीपल का मानना था कि प्रॉपर्टी में किसानों का जो उसमें खेती करते हैं हक होना चाहिए, ना कि जो फ्यूडल्स बड़े बड़े सामंत हैं उनका होना चाहिए। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं उन्हें एक अच्छा वेज मिलना चाहिए, अच्छा सैलरी मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपना घर परिवार चला सके। तो ये कुछ डिमांड थी कॉमन पीपल की जो उन्होंने इस स्टेट जनरल के सामने रखी, लेकिन ऑब्वियसली क्लर्जी और नोबल्स को ये नहीं मंजूर था और उन्होंने कॉमन पीपल की इन डिमांड्स को खारिज कर दिया। ये देखते हुए कॉमन पीपल ने स्टेट जनरल से वॉकआउट कर लिया और उसके बाद कॉमन पीपल ने अपनी नेशनल असेंबली बनाई। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो कॉमन पीपल हैं वो एक तरफ तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कर रहे थे और उन्होंने क्लर्जी और नोबल्स को मजबूर कर दिया था अपनी नेशनल असेंबली में शामिल होने के लिए, और दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी सड़कों पर उतर आए थे फ्रांस की आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। धन्यवाद।